हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता का एक और पार्ट, और जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर इतनी खूबसूरत सभ्यता जो थी उसमें क्या क्या पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता सभी को पता हो चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम शाहनी ने किया था। नहीं, कहां पे हुआ था? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। और आज से कितने वर्ष पुरानी है? लगभग 5000 वर्ष पुरानी है ना। अच्छा बताइए, इसका सर्वमान्य काल कितना है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व, यही ना आपका। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे नगर प्राप्त हुए। नगर का मतलब जहां पे हर तरह की सुविधाएं प्राप्त है। उसमें आपने देखा कौन कौन सा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुद्रो, कालीबंगन, लोथल और धौलावीरा, बहुत सारे प्राप्त हुए। एक और चीज समझिए, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि पुरातत्व क्या है, कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई करके, नहीं, हम लोग अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1784। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। और उसके बाद भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1861। और भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन किसे नियुक्त किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम को कहा जाता है। और उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, 1902 में सर जॉन मार्शल जो थे वह डायरेक्टर बनाए गए थे। कौन चीज का? भारतीय पुरातात्विक विभाग का। और उसने 2 व्यक्तियों के साथ, राय बहादुर शाहनी, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 2 जगहों का खोज किया, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। नहीं, दूसरी बात समझिएगा, सबसे पहले हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किया गया था वह चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में किया गया था। याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले हड़प्पा टीला, टीला का मतलब ऊंचाई पर स्थित। हड़प्पा चूंकि ऐसा जगह था जो कि ऊंचे स्थान पर क्या था? स्थित था, इसलिए उसको हड़प्पा टीला कहा गया। और सर्वप्रथम उसका जो उल्लेख किया था वह 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। और 1856 की घटना मैंने बताया था कि कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, और जिसमें जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन 2 भाई थे, ब्रंटन बंधु, जिन्होंने जब खोदना शुरू किया तो वहां पे पता चला कि कुछ जमीन के अंदर जो है क्या है, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। 1912 में कहा था कि जे.ए. फिलिट महोदय ने यहां प्राप्त पुरा वस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। लेकिन घटना तो तब मजा आया जब 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज कर डाला। और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने किसका? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित था और वहां शव को दफनाया भी गया था और पत्थरों से ढक दिया जाता था, नहीं, इसलिए उसको मृतकों का टीला कहा गया। और उसके बाद जब आगे बढ़े तो उसको पता चला कि जो हड़प्पा है ना, पिग्गट महोदय एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 शहर था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। याद रखिएगा, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है तो कौन बताइएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच की दूरी क्या है तो आपके बुक के अनुसार दे रहा है 670 किलोमीटर। कितना दे रहा है? 670 किलोमीटर। याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है? 670 किलोमीटर है। कितना है? और हड़प्पा की जुड़वा राजधानियां किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत? उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की हम लोगों ने चर्चा किया था, सबको पता भी है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो जाकर
आराम से घर पे देखा जाए। नहीं तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार किसको पता है? सबको पता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी एक काफी विकसित सभ्यता थी, जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी, और इसका विस्तार जो था काफी ज्यादा क्षेत्रफल में था, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और लगभग अगर हम बोले तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नहीं, जिसके उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर तक फैला हुआ था। इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मौजूद थी। और दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, नहीं लेकिन मिस्र की जो सभ्यता थी उससे लगभग 20 गुना ये अधिक था, और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यता को मिला के 12 गुना ज्यादा था। नहीं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल, वैसे तो अनेक पुरातात्विक या पुरातत्ववेताओं ने इसका अलग अलग तिथि निर्धारण किया, लेकिन कार्बन 14 विधि के आधार पर इसकी उम्र जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। लेकिन सर्वमान्य काल जो अधिकांश पुरातात्विक जो है उस पर मुहर लगा चुके हैं वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। कार्बन 14 विधि क्या है सबको पता हो चुका है। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके जेहन में दौड़ना चाहिए। क्या हड़प्पा सभ्यता का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे कोई पूछे और बता नहीं पाते हैं। समझ रहे हो बात को? क्या रवीना जी, कार्बन 14 पद्धति याद है आपको? बता सकते हैं? नहीं बता सकते? काजल बताइए। चलिए माइक पकड़ के बोलिए। चलिए बोलिए, कार्बन 14 पद्धति क्या है? चलिए बोलिए। कार्बन 14 विधि किसी भी वस्तु का तिथि निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। जब कोई वस्तु जीवित रहता है तो उसमें कार्बन 12 तथा कार्बन 14 नामक दो रेडियोधर्मी पदार्थ समान मात्रा में पाए जाते हैं। जब वस्तु की मृत्यु या किसी कारणवश नष्ट हो जाता है तो कार्बन 12 की मात्रा स्थिर बनी रहती है और कार्बन 14 की मात्रा में कमी होने लगती है। इसी प्रक्रिया के आधार पर हम किसी भी वस्तु का तिथि निर्धारण कर सकते हैं, जिसे कार्बन 14 विधि के नाम से जानते हैं। चलिए थैंक यू, एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। तो बैठ जाइए। तो ये था कार्बन 14 विधि के बारे में आपने अभी जाना। नहीं, अच्छा दूसरी बात, एक और बात बताइएगा। अगर हम बताएं कि हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तु की बात करें, जो आपने सीखा भी है। नहीं, आप सभी को पता है कि हड़प्पा में यानी पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन द्वारा विभिन्न पुरातात्विक सामग्री क्या किए, प्राप्त किए, और इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, नहीं इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है हमें भी। नहीं, और हड़प्पा सभ्यता कुछ प्रमुख शहरों में निम्नलिखित कुछ शहर था जिसका नाम आप बता सकते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चरहुद्रो, लोथल, कालीबंगन और बनावली। आपको मैं एक बार बता दूं कि मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा नहीं का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि जो थी काफी उपजाऊ थी। क्यों उपजाऊ थी? चूंकि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, और नदी के आसपास का क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है, चूंकि वह अपने साथ लाती है बहुत सारे उर्वर मिट्टी को लाती है। नहीं, इसलिए बाढ़ का आना भी कभी कभी क्या होता है, काफी फायदेमंद होता है किसानों के लिए। लेकिन सिंधु यानी मोहनजोदड़ो, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, यहां बहुत सारे चीज प्राप्त हुआ। नहीं, उसमें क्या था याद है आपको? पुजारी का सिर। पुजारी का सिर कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। मोम के सांचा, कांच की मूर्ति, नहीं सभागार, सीप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजित, गाड़ी के पहिया, मेसोपोटामिया की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत की तराजू और पशुपति की मुद्रा, ये सब कहां से मिला? उसके बाद अगर चलते हैं हड़प्पा, चलते कहां पे चलते हैं? हड़प्पा। सभी को पता कि हड़प्पा जो नगर था एक जगह था। हड़प्पा क्या है? एक जगह था, और जिसका खोज जो हुआ था वह किस नदी के किनारे हुआ था आपको पता होगा? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे हुआ था। और यहां जब पुरातात्विकों ने अवशेष को प्राप्त किया तो उसमें मिला लघु मृण मूर्तियां, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। स्त्री की मूर्ति था और उसके अंदर गर्भ से एक पेड़ निकल रहा था, यानी उसको मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। इसका मतलब है कि हड़प्पा जो जगह था वहां पे स्त्रियों का आदर किया जाता था और वहां पे स्त्रियों को एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। नहीं, उसके बाद पत्थर के शीशन एवं एवनी और ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसादन मंजूषा, RS-37 कब्रिस्तान, याद कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। RS-37 कब्रिस्तान, यानी हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल से एक कब्रिस्तान मिला है
जिसे हम लोग RS-37 के नाम से जानते हैं। करेक्ट है। लकड़ी का हाल, लेख युक्त बर्तन, मुखौटे, शंख का बैल, तांबे की मोहर, जौ, गेहूं की भूसी, मटर, तिल की खेती के प्रमाण, खरगोश के चित्र, सब कहां से मिला है? हड़प्पा से। कहां से मिला है? चनहुद्रो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो कभी नहीं भूलते हो तुम लोग। मनके बनाने का कारखाना, मनका यानी पत्थर का छोटा छोटा जो गुथ के नहीं बनाई जाती है। मनके बनाने का कारखाना चनहुद्रो से। अलंकृत हाथी, श्वान, पीतल की पत्तक, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि सब कहां से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। और मोहनजोदड़ो में 128 किलोमीटर दूर स्थित है। मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? चनहुद्रो है, याद रहेगा। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसकी राजधानियां कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कहलाती है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। कोई दिक्कत है तो बोलो। लोथल, लोथल में बहुत सारी चीजें मिला। लोथल में क्या थे? घर के दरवाजे गली की ओर, मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। नहीं, लोथल में आगे की ओर। अब मुख्य सड़क करने होता है तो हम भी तो वही बोल रहे बाबू। ठीक है, तो लोथल का जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे गली की ओर, यानी मुख्य सड़क की ओर, यानी आगे की ओर खुलते थे। अच्छा, आप मुख्य सड़क बोल दिए, गली बोल दिए, तो वो आगे नहीं हुआ, पिछौरा से रोड है का? तो याद रखिएगा, जो लोथल था उसका जो दरवाजा खुलता था आगे की ओर, यानी मुख्य सड़क की ओर, मुख्य सड़क की ओर या गली की सड़क जो हुआ करते थे। नहीं, ध्यान रखिएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है पूजा जी? समझे कि नहीं समझे? वही सड़क की ओर खुलता था, यानी दरवाजे आगे की ओर खुलते थे, नहीं गली की ओर खुलता था। और दूसरी बात, लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और कहां पे पड़ेगा लोथल? गुजरात। गुजरात में स्थित है लोथल और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नहीं, देखिएगा, लोथल से भारत की मोहर, धान बाजरा खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी दांत का पैमाना, मनके बनाने का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति और बकरी की हड्डियां, 3 युगल समाधान, 3 जोड़ी। नहीं, गोदी, गोदी के प्रमाण, गोदी का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते? सबको पता होगा। बंदरगाह किसे कहते? कोई समझाएगा हमको क्या? बंदरगाह क्या है? जहां पे पानी वाली जहाज रुकती है, अपने सामान को उतरवाती है, या अपने सामान को, जहां पे सामान को लादा जाता है, उतारा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बंदरगाह। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। उसके बाद कालीबंगन। कालीबंगन कहां स्थित है? सबको पता है, राजस्थान। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। और यहां से मिला अग्निकुंड। चूंकि चूड़ी बनती है तो चूड़ी को तो पकाया जाएगा, ढाला जाएगा, तो अग्निकुंड मिला। बेलाकार मोहर मिला, अलंकृत फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंटें, मस्तिष्क शोध की बीमारी वाला कपाल, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं बाबू। कहां से? कालीबंगन से। और भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण, कि वहां भूकंप भी आती थी। कहां से मिला? कालीबंगन। बनावली में जब चले जाओगे तो वहां पे चक्राकार अंगूठियां, नाक और कान की बालियां, मछली पकड़ने का कांटा, मिट्टी के बने खिलौने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनावली, बनावली याद रखिएगा कि यहां से अंगूठी यानी पूरा गहना होना सब कहां से मिल गया? बनावली से। नाक कान की बाली, मछली पकड़ने का कांटा, मिट्टी बने खिलौने, सब कहां से मिले? बनावली से। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब बढ़ते बढ़ते हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखिएगा, जितना भी पढ़ाई कराई जाती है आपको, आप क्या करें? बोलो बच्चे लोग, घर पर जाकर एक बार रिवीजन करो। मैं कभी भी याद करने के लिए नहीं कहता हूं, एक बार कॉपी पलटो और उसको क्या करो? एक बार अच्छा से पढ़ो। ऐसे भविष्य में आपको इसका नोट्स भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतजार। तो आइए, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और दूसरी इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो पता चला, कैसे पता चला? पुरातात्विक सामग्री के आधार पर, जमीन के अंदर से जो प्राप्त हुआ उसी के आधार पर ना उसका पता चला। नहीं, तो जब खोद के पता लगाया गया तो उसमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, जिसके बारे में आपने जानकारी भी अभी प्राप्त किया अलग अलग शहरों से। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हो मैं बता दूं कि सभी व्यक्तियों ने, सभी पुरातात्विकवेताओं ने या पुरातत्ववेताओं ने अपनी अपनी राय पेश किया। जिसको जैसा मिला वैसा उसने क्या किया? अपनी राय को पेश किया। और वहां से एक बहुत ही अच्छी चीज मिली जिसको कहा गया लिपि। बहुत सारे
तत्व के माध्यम से अभिलेख प्राप्त हुए। बहुत सारे अभिलेख का मतलब होता है मिट्टी पर लिख दिया जाता था और उसको आग में पका दिया जाता ताकि कभी नष्ट न हो। उसके बाद पाषाण, पत्थर पर कुछ उकेर दिया जाता था। जैसे अभी आप लोग तांबा या किसी भी चीज के बर्तन होता है उस पर लिखवा देते हैं फलना सिंह के डोल है, भैया बाबा के पूजा में गया है, नहीं नीचे पढ़ के और हमको बताइएगा, नहीं खोएगा नहीं। पहले खूब होता था ये सब, क्या कि अलता वाला मिट सकता है, माने बाई चांस मिटाने के लिए नहीं, लेकिन उसको तो फिर होगा रगड़ना, और रगड़ोगे तब पकड़ा जाओगे, अच्छा यहाँ घोंसले हो, यहाँ मेरे डोल हो ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो हुआ क्या कि हड़प्पा सभ्यता में क्या किया गया कि यहां से जो लिपि प्राप्त हुआ, लिपि का मतलब समझते हो क्या होता है? स्क्रिप्ट, लिखावट। आप हिंदी लिखते हैं तो आ स्क्रिप्ट है ना आपकी लिखावट, तो वहां से एक लिपि प्राप्त हुआ, लिखावट, अभिलेख प्राप्त हुआ। तो अभिलेख तो प्राप्त हो गया, लेकिन वह जो अभिलेख था जिसमें 375 से 400 संकेतों का प्रयोग, याद कर लीजिएगा। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लिपि के बारे में हमें जानकारी दी जाए, तो ऐसे ही दीजिएगा। सुन रहे हैं कैसे दीजिएगा? सुनिए, हड़प्पा सभ्यता से जो लिपि प्राप्त हुई है, लिखावट प्राप्त हुई है, उसमें 375 से 400 संकेत का प्रयोग किया गया है। लगभग 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया है, जिसकी लिखावट भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, भाव के अनुसार बताया गया था, जिसमें 375 से 400 संकेत प्राप्त हुए, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो क्वेश्चन रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी दीजिए, तो आप जानकारी दे दीजिएगा। आप कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता से अनेक वस्तुएं या पुरातात्विक नहीं वस्तुएं प्राप्त हुई है, लेकिन उनमें से जो एक प्रमुख है वह है वहां की लिपि, लिपि यानी लिखावट। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव के माध्यम से। जैसे आप लोगों का अगर मुंह लटक जाता है, हम समझते कोई ना कोई गम है, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा ना, तो ये होती है। लेकिन आप खुश रहते तो हमको पता चलता है अच्छा मुस्कुराने की अदा नहीं है ना, मुस्कुराती है नजर, दिल धड़क के रोता है, नहीं। चलिए, तो बात ऐसी है, तो वहां पे 375 से 400 संकेत मिले और भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में भी रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखी हुई सामग्री तो प्राप्त हुई, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। और प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ना लिखा गया तो पढ़ा कहां से जाएगा? क्या कोई दिक्कत है? बाबू एक एक बातें आपको टॉपर बना सकती है, इसलिए दिमाग में क्या करे, छाप ले। आज का फिर से आज का होमवर्क भी यही रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में विस्तार से वर्णन करें। तो आप कैसे कीजिएगा? सुन लीजिए, कुछ है नहीं। आप लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है। कहेगा सर इतना टेन हमरा से ना याद हुई, तो सीधा लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है, उसमें से एक प्रमुख है हड़प्पा की लिपि। हड़प्पा की लिपि, लिपि यानी लिखावट, लिपि यानी लिखावट। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 375 से, लेकिन उससे भी पहले याद रखिएगा, लिखिएगा कि हड़प्पा, फिर गड़बड़ा जाएगा सब, समझ रहे हैं? फिर से सुनो अच्छा से। हड़प्पा सभ्यता से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है, उसमें से एक लिपि भी प्रमुख है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और उसमें 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और क्या? कुछ नहीं। क्या नहीं लिख डालिएगा सर? हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी? भाव चित्रात्मक। और उसमें कितने संकेत है? 375 से 400 लगभग, और जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इस सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। बोलो बच्चे लोग, किसी को कुछ कहना है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिख लोगे? दो ही तो है, भाव चित्रात्मक का 375 से 400 संकेत का प्रयोग, जिसे आज तक पढ़ा। एक है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? सबको पता होगा। जमीन के अंदर से जो चीजें खोद कर निकाली जाती है और जिसका जो व्यक्ति अध्ययन करता है
उसी को हम लोग कहते हैं पुरातत्वविद या पुरातत्ववेता। पुरातत्व वो होता है जो जमीन के अंदर से खोदकर निकाली जाती है वस्तु, जो भी चीज निकाली जाती है उसी को क्या कहते हैं? पुरातत्व। याद रहेगा वो? चलिए, तो एक थे पुरातत्वविद जिसका नाम था अर्नेस्ट मैके। क्या नाम था उसका? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, क्या नाम था उसका? वो कौन थे? एक पुरातत्वविद थे। उन्होंने मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर 1937 ईस्वी में एक रिपोर्ट तैयार किया। जैसे कल हम लोगों ने जब प्रोग्राम किया शाम में, नहीं, कंप्यूटर के महत्व पर बातें किए, स्पोकन के, कंपटीशन के, क्लास 12 के, तो उसका रिपोर्ट तो कुछ तैयार होगा। तो विजय सर ने तुम्हारा रिपोर्ट तैयार कर दिया, वीडियो बन गया, वीडियो अपलोड हो गया, नहीं चला गया, सभी लोगों के विचार, विक्की सर, अनिल सर, विजय सर और आपके उदय सर, चारों लोगों का अलग अलग वीडियो बना दिया गया, चारों को स्टार बना दिया गया यूट्यूब पे। नहीं, लोग अगर तो आप लोगों की दुआ रहेगी तो हम सुपरस्टार हो जाएंगे। अरे हम तो दुआ से चलते हैं, गाड़ी तो ईंधन से चलती है, पेट्रोल और डीजल और किरासन से चलती है ना। तुम लोग मेरा डीजल, पेट्रोल, किरासन सब हो, जब तक तुम लोग हो हम चल रहे हैं। जिस दिन तुम बंद हो जाओगे हमारा भी भुइया में कहाँ गिरेंगे से कोई पता नहीं, लेकिन हम अभी भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो कहा जाता है कि पुरातत्वविद था जिसका नाम था अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट पुरातत्वविद था जिसका नाम था अर्नेस्ट मैके, ठीक है। तो ये जो अर्नेस्ट मैके थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन माने जो खुदाई हुआ, तो खुदाई हुआ तो 1937 ईस्वी में अपना रिपोर्ट वह प्रस्तुत किए। समझे? एक बात समझिएगा, तो मैके को यहां पे अभी जो अपने घर में पत्थर की चक्की होता है जिसको जांता बोलते हो तुम, वहां से एक अवतल पत्थर मिला। फिर से सुनिएगा, अर्नेस्ट मैके को बाबू पढ़ाई पे नजर रखो, नहीं तो आपकी जिंदगी क्या हो सकती है। दुनिया में सब लोग बैठल है आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए, तनका भटकिएगा, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। जैसे खाई में जब जाते हो पहाड़ पर, हल्का सा ध्यान भटका आपकी जिंदगी ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही दुनिया में आपके पड़ोसी लोग सबसे ज्यादा निगाह कैले हैं। फलनवा के बेटा निकलता है तो कन्ने से निकलता है, बेटी घर से निकलती है तो कितने बजे निकलती है, निकलती है तो कैसे चलती है, कपड़ा कैसे पहनती है, साइकिल पर चढ़ती है तो अगल बगल में कोई है तो नहीं। देखना, आपसे ज्यादा निगाहें उसकी रहती है। आप गए घर से कितना बजे, आप आए कितने बजे, ठीक है, हर चीज, यानी आपसे ज्यादा चिंता में पड़ोसी है, ठीक है, मम्मी पापा से ज्यादा। अगर आपके साथ कोई आ गया, खुदा न वास्ते लड़का के साथ लड़की, तब तो बवाले माए बाप मार देते। अगर लड़की के साथ कोई लड़का आ गया बाई चांस, नहीं चाहे कोई भी रिश्ता हो, बाबू घर वाला के तो दुख न, अब पड़ोसी वाला तो कल्ले ना, बैठ के बुढ़ावा बुढ़िया सा पूरा खानदान उलट देगी। बाबू जानते हैं, बोल कह आइ काल के बोल बेटा बेटी पढ़े जाए, बोल हम बुढ़वा करे हम अपन बेटी के घर में रख ना, ऐसी कहता बोलू हमार बेटी न पढ़ल, कम से कम इज्जत जोगा कर रख रहे, 2 लात जूता खाई छे वहाँ पति से, बाकी निम्मन से तो रह मैंने करे ऐसे नहीं, मैंने सुनो ना कैसन वाला इज्जत। बोलू हमारा बेटी के घर से बोल झोटवा जगह निकाल दिलके, आ तैयो हमार बेटी इतना संस्कारी कि बाप रे गोर उर दहलक या गेल फिर रहल घर ऐसे ना बस। आज कल के बोलो जो तो कोचिंग ओने से ओके ले कहतो
माने ऐसे कहेगा। अब बोलो देखियो एकर घर ठीक से न रहते, बोलो अखनी से जब इतना है तो आगे चल के कैसे घर बसते ना। सुनो ऐस माने कह रहा है, ऐसा कहना मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कह रहा है? ये आपके समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचो कि उसका जिंदगी कहां जाएगा और आपका जिंदगी कहां जाएगा। आप जब पढ़ लिख लेंगे आपको समझदारी आएगा, आपको अच्छा बुरा पहचान आएगा नहीं, और वो एक गोबर के चोट की तरह पड़ी रहेगी। 4 गो आएगा गरिया देगा, बात तो समझ में आती नहीं है। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर यही होता है कि पढ़े लिखे लोग हर चीज को समझते हैं, अपना जिंदगी चलाना जानते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे लड़कियां कभी किसी के गुलाम बन सकती है क्या? ज्यादा कीजिएगा अपना कमाना शुरू कर देगी नहीं, अपना घर अपने देखेगी। लेकिन लोथ बाबा क्या करेगी घर में? तो तुम ही बताओ, इज्जत कोचिंग आवे वाला है कि घर में रहे वाला के? सुन लो, जो मुर्गा खुला होता है ना मुर्गी, वो बेहतरीन ढंग से अपना मौज से मस्ती में रहता है, और जिस मुर्गी को बंद कर देते हो दरवा में, समझो कैसा हो जाता है। लोथ तो होवे करता है, बाहर निकलाएगा नोच आ जाएगा, कभी सांप नोच देगा तो कभी कुत्ता नोच देगा। लेकिन तुम बाहर वाले मुर्गा मुर्गी को देख लो, बिलाई नोच देगा, बिलाई के नोच लेगा बाबू, आदमी की तरह रेगदार के कहला पहुंचा देता है। इसलिए देखो, मनुष्य को शिक्षा जीना सिखाता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप क्या है? एकदम पशु है। लेकिन हम उसमें आएंगे नहीं, आगे फिर से बढ़ते हैं। ये तो दुनिया की बातें हैं, दुनिया की बातों में न आए। काम वही करे जो आपका दिल कहता है, और दिल भी वही कहता है जो आपका संस्कार कहता है, और संस्कार वही कहता है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। याद रखना, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई रो के पढ़ो चाहे। तो आगे बढ़ते हैं अर्नेस्ट मैके की ओर एक बार फिर से नजर को दोहराते हैं। अर्नेस्ट मैके ने 1937 ईस्वी में अपने एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट का मतलब वही जो जमीन के अंदर से निकला होगा उसके बारे में बताया। कहा कि यहां पे जो अभी जाता है, जो एक पत्थर की चक्की है, उसी तरह का एक अवतल पत्थर मिला। कहां मिला? मौजूद। पूछेगा बाबू, अवतल चक्की कहां से प्राप्त हुआ है? मौजूद। किसने कहा? अर्नेस्ट मैके ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब उन्होंने पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें देखा कि एक अवतल चक्की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो बिल्कुल अभी के पत्थर की चक्की की तरह थी, नहीं जांता की तरह थी। कोई दिक्कत है क्या? साथ ही सील पर बट्टे की तरह का एक पत्थर भी मिला। उन्होंने अवतल चक्की की संज्ञा देते हुए लिखा है कि अवतल चक्की यहां अधिक संख्या में प्राप्त हुई, और ऐसा लगता है कि अन्न पीसने का एकमात्र साधन थी। ठीक है, इसी में अन्न को क्या किया जाता था? और ये जो चकिया थी साधारण रूप से कठोर पथरीले आग्नेय अथवा बलुआ पत्थर द्वारा बनी थी। पत्थर का भी बहुत प्रकार है ना, आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, नहीं बैसाल्ट है, बैसाल्ट पत्थर है। तो उन्होंने देखा कि ये चक्किया जो थी, चक्की जांता वाला चक्की, कठोर था। पत्थर का तो कठोर होगा, पथरीला था पत्थर का, आग्नेय अथवा बलुआ पत्थर। पूछेगा बाबू कि बताओ, जो वहां से एक अवतल चक्की मिला है वह किस चीज का बना हुआ था? तो आग्नेय अथवा बलुआ पत्थर का बना हुआ था, और अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते, क्योंकि इन पत्थर की चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल था। उत्तल समझते हो? उत्तल अवतल जानते हो? दर्पण दो तरह का होता, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। नहीं तो अवतल दर्पण देखोगे तो बाहर से पेंट रहता है कि अंदर से पेंट रहता है? ऐसे मान लो हमारे पास है, दो तरीके से पेंट है, देख लो, एगो इधर से और एगो इधर से। ई है अवतल और ई है उत्तल, ऐसे ना रहता हो? ठीक है ना। हम तो जब देखा तो देखा क्या यहां पे कि ये पत्थर की चक्किया सामान्यतः उत्तल थी। उत्तल का मतलब ऐसे तन का ढसल ना,
उतल का मतलब क्या था, इसे थोड़ा सा, और तब ना अनवा पिसाई ना, तो उत्तल था। और सामान्यतः अतः निश्चित तौर पर इन्हें भूमि अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। जाता के मिट्टी में रखते हो ना, नीचे चबूतरा बना के, लेकिन पहले के जमाना में तो क्या करता था, मिट्टी में दबा देता था, वो खूंटा बीच में गाड़ देता था। हाँ, अभियो ऐसे ही होता है ना। और कहता है कि मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा ताकि ये हिल ना सके। और यह प्रमुखतः दो प्रकार की चक्कियां मिला, एक में ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाला पत्थर पर आगे पीछे चलाया जाता था। जी ठीक है ना, नीचे वाला बड़का पत्थर आएगा, ऊपर से तनका एकदम न चले है घर घर ले के, यानी एक में ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाला पत्थर पर आगे पीछे चलाया जाता था। और इससे नीचे वाला पत्थर खोखला हो गया था। हाँ, तो ऊपर चलेगा तो खोखला नहीं होगा। दूसरी वह जिनके ऊपर तल पत्थर द्वारा जड़ी बूटी होता मसालों को कूटा जाता था। होता ही रख ले, वो कुटौनी रख लेते, मार कूट के गर्दा उड़ेले होते नहीं। और ध्यान दीजिएगा, तो ये जो था क्या था, पता चला आप लोगों को? नहीं पता चला बच्चे लोग? अच्छा, कहता है, क्या कहता है, कहता क्या, देखना लो, चक्की देख लो, देखो ओने से दिखाई छा चक्की, वो में देखो हटाब, यूट्यूब वाला कहते मेरा चक्की ना देखेला हो, ये है चक्की, देखो मिल गया। तो चक्की था, वीडियो में मिल जाएगा। तो चक्की मिला, कोई पूछेगा, बस इतने पूछेगा कि बताइए अबतल चक्की कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, याद रहेगा। और वो अबतल चक्की का काम क्या था? अन्न को पीसने का काम। दो तरह का चक्की मिला, एक था जिसमें नीचे वाला पत्थर ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला पत्थर आगे पीछे चला जाता था। बाहरे बा, ऊपर वाला छोटा पत्थर, ऊपर वाला छोट पत्थर नीचे वाला पर क्या किया जाता था? चला जाता। दूसरी जिनके ऊपर वाले पत्थर द्वारा, दूसरा जो था जिनमें ऊपर वाले पत्थर द्वारा जड़ी बूटी और मसालों को कूटा जाता था। कोई दिक्कत है? तो आज अभी तक हम लोगों ने जानकारी लिया अबतल चक्की के बारे में। क्या लिखना होगा अबतल चक्की के बारे में? तो लिख दीजिएगा। दो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखिएगा। हम बताएं फिर से कि मोहनजोदड़ो से एक अबतल चक्की मिला है जो आज के पत्थर की चक्की की ही तरह था नहीं, और शायद यह किसका? तो बलुआ पत्थर और आग्ने के द्वारा बनी हुई थी। ठीक है। और इसका जो चक्की का तल था, सामान्यतः तल जो नीचे वाला वह कैसा था? सामान्यतः उत्तल था। और इसमें इसे मिट्टी में जमा कर रखा जाता था। और दो प्रकार के चक्की प्राप्त हुआ है, एक में ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाले पत्थर पर आगे पीछे चलाया जाता था। ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाले नहीं पत्थर पर आगे पीछे चलाया जाता था। और दूसरी जिनके ऊपर वाले पत्थर द्वारा, ऊपरी पत्थर द्वारा जड़ी बूटियों या मसालों को कूटा जाता। कोई दिक्कत? याद कर लो। पहला जो चक्की मिला उसमें क्या मिला? ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाले के आगे पीछे चलाया जाता था। और दूसरी जिसमें ऊपर वाले पत्थर द्वारा, दोनों में ऊपरे वाला पत्थर द्वारा, ओहो में ऊपरे वाला पत्थर द्वारा आगे पीछे नीचे वाला पर चलता था। और इसमें भी ऊपर वाला पत्थर द्वारा जड़ी बूटी और मसालों को कूटा जाता था। केवल याद रखें अबतल चक्की कहां से मिला? तो कहां से मिला? आगे बात करते हैं। अब इन सब चीजों का इतिहास लेखन में भी तो प्रयोग किया गया। कहता कि पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा उपयोग। जो भी रिपोर्ट आया, बहुत सारे लोगों ने जो खोजा तो रिपोर्ट पेश करेगा। जैसे आज तुम पढ़ के जाओगे तो मम्मी पापा तो पूछेंगे कि बोल आई विजय सर क्या पढ़ा, बड़ा नाम ले छे दिन भर, आई बोल तो कब मुंह बात देवी तो
वो बल नाम ले झूठो के बुरबक मास्टर के माने कहे नहीं। आ जब तुम सुना दोगे तो कहोगे हाँ हम तब भेजलियो विजय सर जी के नाम सुन के। हाँ पूरा डाल दिए तो कुछ बोली नहीं, कुछ बोली ना। अच्छा अच्छा तो उनको धन्यवाद कर। अब आएगी ना मोहल्लाई। चल आगे देखो, वीडियो से बहुत फायदा होता है। अच्छा फायदा ही नहीं, उसमें आप लोगों को भी फायदा होता है। जैसे क्या फायदा सुनो, आप डांस कर रहे थे ना तब छोटी मम्मी बोली हो कि सर जी के तो नाचे अवैया ना नचले हतन। पढ़ाई के साथ साथ ना मनोरंजन भी जरूरी है, इसलिए डांस। क्या कि विजय सर हर काम को करते हैं, लोथ मास्टर नहीं है ये, समझ लो। बढ़ते हैं बाबू, मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। चलिए बहुत अच्छा खेलता हूँ। आगे अगर मैं करीब 6-7 ओवर खेल लूंगा ना, उसके बाद मैं फिर परफॉर्मेंस में आ जाता है। मैं ज्यादा छक्के मारता हूँ, रियली कहते हैं। जब मैं खेलते तो उस समय मैं अपना टीम का कप्तान हुआ करता था और मैं ओपनिंग करता था, ठीक है। और मैं सिक्सर के नाम से जाना जाता था, मैं बहुत छक्के मारता था। लेकिन जानते ही हो जो होता है अच्छा ही होता है। अभी भी खेलता हूं, अभी करीब मैं 1 साल से नहीं खेल पा रहा हूं क्योंकि समय आप लोगों के लिए दे देता हूं। नहीं तो मैं हमेशा 4 बजे से खेलता था। करते थे अभी भी हो जाएगा अगर 2-3 दिन करूंगा तब। ऐसे 5-6 ओवर अभी तक बिगो तो इधर से उन्ने भाग जातो उन्ने, लेकिन 5-6 ओवर बिगूंगा तो फिर ठीक हो जाएगा। 5-6 ओवर के बाद अभी फेंकेंगे इन्ने, जाएगा उन्ने, एक आगो माथे के ऊपर मैं जाता। अच्छा बॉलिंग करते थे मैं। चलिए, लेकिन ये सब यादें हैं, यादें तो यादें होती है नहीं। चलिए तो आगे खेलते हैं। अच्छा कभी खेल के दिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं क्या अवतल चक्की याद हुआ कि नहीं। अच्छा तुम ही बताओ, क्या घर पे पढ़ने की जरूरत पड़ती है? लेकिन एक चीज याद नहीं करना, लेकिन एक बार कॉपी जरूर पलटना। मेरे सामने याद हो जाएगा, लेकिन जब तक रिवाइज नहीं करोगे बाबू भूल जाओगे। वही होगा बेहोश, शराब पी के जो बेहोश रहता है, आधा याद आता हो आधा ना आता हो। कहते अरे हमरे पत्नी है कि दोसर के है, ऐसे से नाचेगा ना। हमरे बेटा है नहीं, हमर बेटा न बक, हमर बेटा न बक ना, बड़ा बेटा उठा तो वही खत्म हो गया ना। तो ये सारा चीज, तो अगर आप डेली, मैं बार बार कहता हूं जो लिखाया जाता है, वैसे लिखाया बहुत कम ही जाता है, लेकिन जब लिखाया जाता है तो इतना लिखाया जाता है जो 7 जन्म का याद दिलाता है। तो सुनिएगा एक बार फिर से, अवतल चक्की पर लिखना होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सामग्री है जिसका नाम है अवतल। उसके अवतल चक्की है क्या, तो आज के पत्थर की चक्की के जैसा था, जिसका बनावट निचले वाला जो था उत्तल था, जो कि बलुआ पत्थर या आग्ने का बना हुआ था, आग्ने या बलुआ पत्थर का बना हुआ था। और इसकी आकृति अवतल के जैसा था, अवतल चक्की है। इसे जमीन के मिट्टी में क्या कर दिया जाता था, जमा दिया जाता था। जमा माने वो जमावे वाला दही ना जमावे के, गाड़ दिया जाता था। और 2 प्रकार के चक्की प्राप्त हुए हैं। एक चक्की जिसमें एक में ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाले पत्थर पर, देखो ध्यान से सुनो, एक में ऊपर वाला छोटा पत्थर, ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाले पत्थर पर आगे पीछे चलाया जाता था, और इससे नीचे वाला पत्थर खोखला हो गया था।
दूसरी वे जिनमें ऊपर वाले पत्थर द्वारा जड़ी बूटियों या मसालों को कूटा जाता था। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो आगे बढ़ जाए। आज यही पढ़े हम लोग अब तल चक्की के बारे में। अब जानकारी लेते हैं कि जब जमीन के अंदर से सामग्री खुदाई करके निकाली गई ना, जब निकाली गई तो उसका रिपोर्ट तैयार हुआ। जैसे अर्नेस्ट मैके ने रिपोर्ट दिया, तो उस रिपोर्ट के आधार पर क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती? अच्छा बताओ, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाला गया, जो हमको रिपोर्ट दिया गया, जो उस पर किताबें लिखी गई। तो अब यहां से सवाल आता है कि जब हम लोगों का इतिहास लेखन हुआ तो उसमें पुरातात्विक रिपोर्ट का उपयोग कैसे किया गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा उपयोग, जमीन के अंदर से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसके आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में कैसे उपयोग किया। प्राचीन भारत जो आपका लिखा गया, भारत का इतिहास 3 भागों में बटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आपने देखा कि 712 ईस्वी तक जो इतिहास है प्राचीन भारत, 712 से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक मध्यकालीन भारत, और 1707 से 1947 तक आधुनिक भारत, और 1947 के बाद का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का इतिहास। यही ना इतिहास है आपका? कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन भारत? प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत की जानकारी कहां से मिलेगी? पुरातात्विक स्रोतों से मिलेगी, जो जमीन के अंदर से। ऐसे प्राचीन भारत का इतिहास पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, रामायण, महाभारत, कुरान, ये सारा चीज धर्म ग्रंथों के आधार पर। उसके बाद तीसरा, विदेशियों के विवरण के माध्यम से। जो विदेशी आए उन्होंने जो विवरण दिया, जो उन्होंने किताब लिखा, उसके आधार पर। यही सब न चीज है। क्या ये सब वस्तु है कि नहीं है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? जानकारी लेते हैं। तो आगे अब इतिहासकार जो रिपोर्ट था पुरातात्विक या पुरातत्ववेताओं के द्वारा, उनके आधार पर इतिहास लिखा। कैसे लिखा? तो जानकारी प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि पुरातत्वविदों द्वारा उत्खनन के पश्चात, उत्खनन मतलब जमीन के अंदर से खुदाई करके निकालने के पश्चात पुरातात्विक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। जो कुछ भी जमीन के अंदर से निकलता है उस पर क्या की जाती है? एक रिपोर्ट पेश की जाती है। और इन्हीं रिपोर्टों से पता चलता है कि इन्हें स्थल विशेष के उत्खनन से क्या क्या पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। कुछ सामग्री का विश्लेषण तो अर्नेस्ट मैके महोदय की भांति पुरातत्व स्वयं कर देते हैं, एवं कुछ सामग्री का मात्र उल्लेख ही रहता है। कुछ लोग तो जमीन के अंदर से खोदते हैं, निकालते हैं और उसी समय विवरण अपना लिख देते हैं कागज पर, लेकिन कुछ जो चीजें होती है वह क्या होती है? मात्र उल्लेख ही रहता है। इन रिपोर्टों का अध्ययन कर इतिहासकार उस स्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं नालंदा में पुरातत्ववेताओं ने क्या किया? वहां के खंडहर को खोज निकाला। जब खोज निकाला तो उस पर रिपोर्ट पेश किया गया, और अब क्या करेगा? इतिहासकार उन्हीं रिपोर्टों को पढ़ेगा और पढ़कर उसी स्थान पर जाएगा, घूमेगा, देखेगा, पता लगाएगा और इतिहास लिखने का प्रयास करेगा। नालंदा का इतिहास लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? जो पुरातात्विक या पुरातत्ववेता उसको खोदा होगा, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया होगा, उसी रिपोर्ट को इतिहासकार पढ़ेगा और उसके बाद उस स्थल पर जाएगा, पता लगाएगा, आसपास के लोगों से मिलेगा कि कैसे मिला, क्या हुआ, और उसका इतिहास लिख देगा। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? ऐसे ही ना होगा। मान लीजिए कि हम यहां पे पढ़ाते हैं तो कैसे पता चलेगा? तो आप लोग हैं मेरे पुरातत्ववेता, आप हमको खोदे, हम निकले नहीं, और आपने क्या किया? आप क्या करिएगा? आप अपने कॉपी पर लिखिएगा कि विजय सर ऐसे ऐसे पढ़ाते, कभी कभी ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन कभी कभी डांटते, कभी कभी दुलार करते हैं, लेकिन डांटते तो हमारे फायदे के लिए। शिकायत मैंने सिखाते से नहीं। राम जी ना से सीता रुष्ट होके जब चली गई तो इतिहासकार लिखता है कि सीता जी जो थी राम से नहीं उबे थे। देखो कैसे इतिहासकार लिखता है, सुनो। राम बहुत अच्छे इंसान थे,
लेकिन सीता इस दुनिया के लोगों से, देखो कितना चालाकी से इतिहास लिखी जाती है, गलती करे कुछ और थोप दिया जाए किसी, माने गलती का तब बेटवा आला के शादी करके घर में ले आला, बेटिया के थूर ले कहत रही हो तोरा है कि कोई जोरे न रही हंसिए बते, देखी तो ई हमर बेटा तोरे चाल से बिगड़ गए, गांव वाला हंसलक इहो कह लेल के वैसे। देखो माने देखिए कहां से कहां इतिहासकार भी ऐसे ही होते हैं। गलती राम की थी कि उसने राम ने सीता को इज्जत वह नहीं दिया जो जिसके वह लायक थे, वही ना था हो। बेचारी को जंगांव के कहे पर वो अपना पत्नी के घर से निकाल देते हो और ऋषि मुनि के सौंप देते, आ कुछ से कहूँ बेटा पैदा लेल के आयला सुन लो माने ऐसा बात। लेकिन क्या राम तो राजा थे। अब बहुत सारे धार्मिक लोगों के गुस्सा मत कीजिएगा, रियलिटी में बोल रहा हूं नहीं, तो राम तो भगवान है ही, इसके लिए मैं, लेकिन क्या देखते हो कभी भी उन पर दोष लगाया, लेकिन दोष तो उन्हीं का था। सीता माँ तंग आके न भागी हो, ओकरा मन रहे कि हम चल जाए बेटा के छोड़कर। बेटा के आज तो ऐसा होता है जब फांसी पर से आदमी के नीचे उतार दे छे, बाप रे हम न मरबे, हमारे बेटा के कौन पोसत, बेटी के कौन देखत, मर जाता है। लेकिन नहीं मरती है ओकरा आशा में कि बाप रे मर जाए तो कौन पोसत। अरे तू अपन देह पोस न, बेटवा पोसाबे करते, जिकरा माँ बाप नहीं है क्या नहीं पोसाता है। लेकिन ये मोह माया, ये मोह है, एक ऐसा मोह है जिसमें तुम लोग भी खो जाते हो। बाप रे हमार मम्मी छोड़ कर हम कैसे जाओ, तो न जाए तो घर में सर, बाप रे हम जाऊँ वहाँ विजय सर से पढ़े 3 घंटा, बाप रे मम्मी के कुछ हो जाए तो बाप रे बाप, तो रह तू सेवे कर, पता चलते ओहो जा रहा है, जौरे जौरे तू जाब आगे वाला पीढ़ियों जाते, ऐसी चलत चलत चलत। जैसे एक कीड़ा एक दूसरे कीड़ा से शादी किया, तीसरा कीड़ा जन्म लिया, फिर कीड़ा जन्म लिया, यानी पूरा खानदान कीड़ा का हो गया। नहीं वैसी एगो बुर्बकनी से शादी किया, फिर बुर्बक 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 एकदम। तो आइए अब सुनो, इतिहासकार अभी हम लोग जानकारी, बाबू क्वेश्चन पूछेगा, इतना मैं इसलिए भटकाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी से समझ में आए। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास लेखन में कैसे उसका उपयोग किया जाता है, तो मैंने कहा कि कुछ पुरातत्ववेता होते जो उत्खनन के समय ही उसका विवरण पेश कर देते, लेकिन कुछ जो होते हैं वह सामग्री का मात्र उल्लेख ही प्राप्त करते हैं। इन रिपोर्टों का अध्ययन कर इतिहासकार उस स्थान का इतिहास लिखने का प्रयास करता है। पुरातत्वविद एवं इतिहासकार उत्खनन में प्राप्त सामग्री की उपयोगिता का अनुमान वर्तमान में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी तुलना कर लगाते हैं। अभी जो वस्तु है सो और उस समय जो मिला से, दोनों में क्या करता है, तुलना करके और उसका क्या करता है, उपयोगिता का अनुमान लगाता है। पुरातात्विक सामग्री का समग्रता में अध्ययन कर किसी भी सभ्यता के सामाजिक, देखिए पुरातात्विक सामग्री का समग्रता में अध्ययन कर किसी भी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। जो जमीन के अंदर से निकलता है उससे उस जगह का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नहीं और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता था। उस समय समाज कैसा था, उस समय लोगों का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, धार्मिक व्यवस्था कैसा, कैसे धर्म का पालन करते थे नहीं, और आर्थिक उस समय व्यवसाय व्यापार क्या था, यही सब ना। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण इतिहास इसी प्रकार इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। इसके लिए इतिहासकार एवं पुरातत्वविदों को ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना पड़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना पड़ता है, अर्थात वे वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन करते हैं। मोहनजोदड़ो में एक बेहतरीन चीज का पता चला जिसका नाम था विशाल स्नाना। मोहनजोदड़ो में 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा एक स्नानागार मिला, ठीक है। और अनुमान लगाया गया कि संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के समय उपयोग में लाया जाता होगा। जब धार्मिक उत्सव जैसे गंगा स्नान आ गया, महाशिवरात्रि आ गया, तो उस समय सारे लोग क्या करेंगे, क्या नजारा होता है। हाँ बिल्कुल, पूरा सब तुम्हारे लिए कमाते हैं। हाँ बतियाते हैं फिर से। मोहनजोदड़ो में क्या मिला, एक विशाल स्नानागार जिसका उपयोग शायद उस समय के लोग, सुन लो बच्चे,
धार्मिक अनुष्ठानों के समय इसका उपयोग किया करते थे, या धार्मिक उत्सव पर इसका उपयोग या उपयोग में लाते होंगे, या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ जिसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। कालीबंगन से अग्निकुंड एवं लोथल से बेदिया मिली। कालीबंगन से क्या मिला? अग्नि। काला, काले है तो क्या हुए दिल वाले, मतलब कहने का मतलब है कि कालीबंगन से अग्निकुंड, आग मिला, आग तो लहरा के काला कर देता है। तो अग्निकुंड कहां से मिला? कालीबंगन। कालीबंगन कहां पे है? राजस्थान। लोथल से मिला बेदिया, क्या मिला? वेदिया, और वे भी यहां होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत। बेदिया समझते हो जमे हुए हुमाद उमाद न करता है। कुछ मोहरों पर धार्मिक अनुष्ठान संबंधित चित्र मिले। मोहनजोदड़ो में एक आदमी के पाषाण मूर्ति मिली। पाषाण मूर्ति मतलब समझते हो, पत्थर की मूर्ति मिली। धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित पुरातात्विक सामग्री का बहुलता को देखते हुए इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। चूंकि इसके एक और समझेगा, समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में पुरोहित राजा होते थे। हड़प्पा सभ्यता में भी पुरोहित राजा मानते हुए एक अनुमान प्रतिपादित किया गया कि संभवतः इस सभ्यता में पुरोहित राजा रहे होंगे। इसी आधार पर मोहनजोदड़ो मिले एक विशाल भवन को एक राजप्रसाद की संज्ञा दी गई। अच्छा, आपको कहेगा कि पुरातात्विक रिपोर्ट के आधार पर इतिहास में कैसे उसका उपयोग किया जाता, तो लिख दीजिएगा। आप यही लिखिएगा कि पुरातत्वविद जब कोई चीज को जमीन से खुदाई करके निकालते हैं तो कुछ लोग तो उसी समय उसका विवरण लिख देते, और कुछ लोग जो होते हैं वह बाद में चलकर उस स्थान से मिले वस्तु के अनुमान के आधार पर उसके बारे में रिपोर्ट पेश करते। और हमारे पुरातत्वविद जो होते हैं वह एवं इतिहासकार जो सामग्री प्राप्त होती है उससे पुरातात्विक सामग्री के आधार पर उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, बाबू बहुत आएगा ये चार वर्ड, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में क्या करते हैं? इतिहासकार विवरण प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार इतिहासकार पुरातत्वविदों से प्राप्त सामग्री का तुलना आज की वस्तुओं से करते हैं। आज की वस्तु ज्ञात है, पहले की वस्तु अज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना पड़ता है, और इसी के आधार पर इतिहास लिखी जाती है। समझ में आ रहा है? लिख पाइएगा। क्वेश्चन रहेगा कि पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा कैसे उपयोग किया जाता है। सुनो हमारा क्या जाता है। अगला, अब बहुत सारे पुरातात्विक हुए, बहुत सारे, उनमें ए कनिंघम, जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर, ठीक है, ये सारे लोग आए। हड़प्पा सभ्यता के सीमा के बारे में आपने पढ़ लिया कि उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में सुतकांगे, पश्चिम में सुतकांगे, उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से प्राप्त हुए। क्या नहीं लिख दोगे? हड़प्पा सभ्यता की सीमा। उसके बाद नगर योजना। कौन योजना? आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता इसकी नगर नियोजन है। नगर माने शहर, शहर माने जहां पे सारी फैसिलिटी मौजूद हो, नगर नियोजन है। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिले। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे, और दुर्ग में कौन रहते थे बाबू लोग? शासक वर्ग के लोग रहते थे। और कौन दुर्ग में? कौन दुर्ग में? पश्चिमी दुर्ग में। और पूर्व दुर्ग में कौन रहते थे? व्यापारी, निम्न वर्ग के लोग, व्यवसायी, यही लोग सब रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी, जिसमें सड़क, स्नानागार, अन्नागार, ईंटें और बोलो जल निकासी प्रणाली की उत्तम व्यवस्था की गई थी।
क्वेश्चन रहेगा नगर नियोजन के बारे में विस्तार से लिखे, तो लिखेगा हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए काफी विकसित थी या जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, चूंकि यहाँ की नगरें सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ढंग से बनाई गई थी और जिसमें सड़क, अन्नागार, स्नानागार और ईंट और जल निकासी प्रणालियों का बिल्कुल उत्तम व्यवस्था थी। नहीं, अब उसके बाद नीचे डिटेल करना पड़ेगा, सड़क लिखना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता में दो प्रकार की सड़कें प्राप्त हुई है, एक मुख्य सड़क, दूसरी गली की सड़क। मुख्य सड़कें जो होती थी चौड़ी और समतल हुआ करती थी, जिसकी लगभग चौड़ाई 9 मीटर हुआ करती थी और उस मुख्य सड़क के बगल में, जिसे राजमार्ग की संज्ञा दी जाती थी, और उसके बगल में गली में सड़कें हुआ करती थी 3 से 4 मीटर चौड़ी हुआ करती थी और सड़क के किनार में नालियों का व्यवस्था था और गली में भी छोटी नालियों का व्यवस्था किया गया था। नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए मेन होल का प्रयोग होता था और मेन होल या पूरी सड़क पर नाली जो था उस नाली के ऊपर से सिलाप या पत्थरों से ढका जाता था ताकि गंदगी बाहर समय समय पर उसकी सफाई की जाती थी। सड़क के किनार पर चबूतरे बने हुए थे ताकि लोग अपने अन्न को वहां पर व्यापार कर सके, बेच सके और कुएं का भी उत्तम व्यवस्था था। सड़कें बिल्कुल समकोण पर काटा करती थी। अगर मैं दिन भर बोलता रहूं तो आप लोग का तो कल्याण हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क के बाद अन्नागार पर अगर आते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से एक और बेहतरीन लाजवाब नहीं सामग्री या इमारतें प्राप्त हुई है जिसका नाम है अन्नागार। अन्नागार जो कि हड़प्पा सभ्यता में शायद अन्न को भंडारण के लिए उपयोग में लाई जाती थी। ये अन्नागार में 12 धान कोठारें मिले हैं जो कि 2 कतारों में 6-6 की संख्या में हुआ करती थी और जिसमें आने जाने के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था, हवा और धूप प्रकाश जाने के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई थी। नहीं, और वह जो अन्नागार था या धान कोठार था उसको चबूतरे पर बनाई गई थी। नहीं, और आगे खत्म करते हैं इसको, आगे जानकारी आपको है। उसके बाद अगर हम बात करें स्नानागार का तो स्नानागार विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, वह अनेक इमारतों में से एक इमारत थी जिसका प्रयोग शायद धार्मिक उत्सवों या धार्मिक या अनुष्ठानिक कार्यों पर इसका उपयोग किया जाता था। और यह जो था स्नानागार जिसमें 2 नालियों बनी हुई थी, एक गंदे पानी के निकलने के लिए एक अलिक नाली और एक कुआं से साफ पानी जाने के लिए अलग व्यवस्था, और धार्मिक उत्सव के समय उसमें पानी भरा जाता था। और वह जो बनाया गया था चबूतरीकरण किया गया था जिसका 2 भाग था, आंतरिक भाग और बाह्य भाग, और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे ताकि लोग क्या कर सके, कपड़ा तो बदल ही सके और वह प्राकृतिक नहीं जो एक घटना होती है उससे भी सुरक्षित रह सके। करेक्ट। और उस स्नानागार की लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट हुआ करती थी और उसमें उत्तर से दक्षिण 2 सीढ़ियां बनी हुई थी जिस पर चढ़ने और उतरने की में प्रयोग में लाई जाती थी। विशेष जानकारी आगे देखते हैं। स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया और सड़क हो गया। उसके बाद जल निकासी प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। जल निकासी प्रणाली के लिए भी यह मोहनजोदड़ो काफी प्रभावशाली था। आप सभी को पता है कि हर निजी भवन में कुआं और स्नानागार हुआ करते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नालियों में आता था और गली की नालियों को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा सिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नरमोखे या मैन होल भी बनाए गए थे। नालियों को इस प्रकार से अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है। ईंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया करते थे
और यह ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार 51 गुने 26 गुने 6 सेंटीमीटर है और सामान्यतः जो सामान्य ईंटा मिला है वह 28 गुने 13 गुने 6 सेंटीमीटर की ईंटें प्रयुक्त हुई। 28 14 6 28 14 6 की ईंटें प्रयुक्त हुई है। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये जानकारी हम लोगों ने आज, अब सुन लो, इतिहास आपका पहला चैप्टर बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे और शायद अभी हम नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है। टाइम बताया जाए 7:55 हो गया है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन लिखिए घर से बनाने के लिए। बंदरगाह सिंपल सी बात है, जहां पे जहाज यानी पनिया जहाज, पानी की जहाज अपने सामान को उतारती है, यानी जिस पर जहां पे सामान को लादा जाता है, उतारा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाए, लिखिए हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में लिखे। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में लिखे। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में लिखे। तो याद रखिएगा, आप जब वर्णन कीजिएगा बच्चे लोग, तो लिखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर नियोजन है, और जब खुदाई किया गया तो वहां से बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुई, और उसमें लिखिएगा सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार और ईंट, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा कैसा था नगर। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त, हड़प्पा सभ्यता में ऐसे लिखिए, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त अबतल चक्की, अबतल चक्की, अबतल चक्की का विवरण दे, अबतल चक्की का विवरण दे। और एक क्वेश्चन और लिखा जाए, पुरातात्विक रिपोर्ट का, पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में, पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा उपयोग में कैसे लाई जाती है। पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा कैसे उपयोग में लाई जाती है, कैसे उपयोग में लाई जाती है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर कमेंट और लिंक शेयर करते रहिएगा, नहीं, और आगे का वीडियो आएंगे और लाजवाब तरीके से। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद करो।